हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिमिलरिटी चैप्टर में के कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन शॉर्ट हम इसे बीपीटी कहते हैं, और जो थ्योरम है वो पाइथागोरस के जो टीचर थे थेल्स, इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसीलिए कुछ बुक में ये थ्योरम थेल्स थ्योरम से भी प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसे इन शॉर्ट बीपीटी कहते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining two sides in two distinct points, then the line divides the sides in proportion. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको थ्योरम का बताया, तो बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मैथ उन्हें हार्ड लगता है, उसमें खास करके ज्योमेट्री, और उसमें भी थ्योरम लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप 60% थ्योरम बस स्टेटमेंट और ये जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ही आप 60% कंप्लीट कर सकोगे, और जो रहे वाला 40% है वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी आप लिख सकते हो। तो सबसे आसान तरीका थ्योरम लिखने का, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए थ्योरम लिखने का इसी तरीका, आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसे अंडरस्टैंड करके सबसे पहले उसकी डायग्राम निकालो, क्योंकि आप डायग्राम निकालोगे तो डायग्राम देख के, आप डायग्राम अंडरस्टैंड करके आप उससे बाकी का थ्योरम का पार्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं थ्योरम के लिए वो देखेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में और उसमें एक लाइन पैरेलल बोले। सो लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल के बारे में बोला इस थ्योरम में। तो एज यूजुअल मैं इसे ABC से रिप्रेजेंट करता हूँ। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उन्होंने क्या कहा कि एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल बोले। देखो, ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, सपोज उसमें से एक साइड उन्होंने बोले एक साइड को पैरेलल, तो मैं BC कंसिडर करता हूँ। तो BC को एक दूसरी पैरेलल लाइन निकालनी है जो कि रिमेनिंग 2 यानी अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करती है बोले, इंटरसेक्ट करती है बोले। यानी कि सीधा सीधा देखो यहाँ पे BC एक साइड है और जो रिमेनिंग 2 है फिर AB और AC रहे। तो मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC को पैरेलल आनी चाहिए, और ये जो रिमेनिंग 2 साइड है उनको 2 अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ये हो गई लाइन। ठीक है, मैं इसे L से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मैंने L लाइन साइड BC को पैरेलल ड्रॉ की है, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, पैरेलल की है। और ये जो L है वो BC को तो पैरेलल है, और ये जो बचे वाले 2 साइड से, रिमेनिंग 2 साइड से AB और AC, तो उन्हें अलग अलग डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, जो कि मैं यहाँ पे D और E से रिप्रेजेंट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम के स्टेटमेंट से मीनिंग निकाल के पहले आपको इस तरह से आपको डायग्राम निकालने। सबसे पहले आपका काम डायग्राम निकालना होता है, क्योंकि उससे आप आगे डायग्राम देख के आप लिख सकोगे। ठीक है, आपको थ्योरम रोटिंग नहीं करना है, आपको लर्न करके नहीं जाना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको थ्योरम लिखना ईजी जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गए हमारी डायग्राम। डायग्राम को भी आपको एग्जाम में मार्क मिलता है। अभी डायग्राम लिखने के बाद थ्योरम लिखने का, प्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो मैं पहली जो स्टेप है थ्योरम की वो लिखूंगा गिवन। अभी गिवन में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी बहुत ईजी है।
आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे ही आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, वो स्टेटमेंट से ही आप गिवन लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, जो सबसे आसान तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी आदत डालो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से थ्योरम लिख पाओगे। देखो अभी गिवन कैसे लिखते हैं। मोस्टली जो थ्योरम होते हैं वो इफ और देन के फॉर्म में लिखे वाले रहते हैं, इफ और देन। इफ के बाद में का जो पार्ट होता है अप टू देन, उसमें कंडीशन दिए वाली होती है, तो उस पार्ट को कंडीशनल पार्ट कहते हैं। और जो देन के बाद में का पार्ट होता है उसमें रिजल्ट दिए वाला होता है, इसलिए उसे रिजल्टेंट पार्ट कहते हैं। तो देखो इफ के बाद में अप टू देन, इस पार्ट को कंडीशनल पार्ट कहते हैं, और वो पार्ट में जो दिए वाला है वो आपको लिखना होता है गिवन में। तो देखो इस स्टेटमेंट में क्या दिए वाला है, इफ अ लाइन पैरेलल टू, जैसे अभी हमने वही पढ़ के हमने डायग्राम ड्रॉ की, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो एक लाइन बोले, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल है बोले। देखो मैंने कौन सी लाइन दी, आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, कौन सी लाइन दी पैरेलल, उसको आपने कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, बस वो इफ के बाद में जो पार्ट है वो आपको लिखना होता है गिवन में। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, सबसे पहले ट्राइंगल ABC कंसीडर किया। तो सिंपली बहुत सिंपल है, आपको गिवन में लिखना है इन ट्राइंगल ABC, जो आप ट्राइंगल ले रहे हो उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है इन ट्राइंगल ABC। कौन सी लाइन पैरेलल ली, तो लाइन आप L कंसिडर कर रहे हो जो कि पैरेलल है, किसे पैरेलल है, साइड BC को। ये जो कंडीशन बोली है और आपने जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं वो आपको लिखना होता है गिवन में। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड। मैं बार बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के कैसे डायग्राम निकालने और कैसे गिवन टू प्रूव लिखना है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड लिख दिया हमने, लाइन कौन सी ली, कौन से साइड को पैरेलल वो भी लिख दिया। आगे बोला था डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो रिमेनिंग टू साइड से, रिमेनिंग कौन सी, अभी BC कंसिडर की थी हमने, तो रिमेनिंग कौन से रहते, AB और AC। तो AB और AC को D और E में इंटरसेक्ट करती है लाइन L, ऐसी कंडीशन है, तो वो भी हमें गिवन में लिखना होता है। तो इसलिए मैं गिवन में लिखूंगा लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB और AC, साइड्स AB एंड AC कौन से पॉइंट में, D और E, साइड AB एंड AC इन पॉइंट्स D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अप टू देन इफ के बाद में का ये पार्ट था लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन। अभी देन के बाद में जो पार्ट होता है उसमें इस थ्योरम का रिजल्ट लिखे वाला होता है, और इसीलिए उसे रिजल्टेंट पार्ट कहते हैं, और जो कि आपको टू प्रूव में लिखना होता है, क्योंकि वो आंसर क्यों आया है वो आपको बताना होता है, आंसर लाना होता है, इसीलिए उसे टू प्रूव कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी टू प्रूव। थ्योरम लिखने की सेकंड स्टेप है टू प्रूव। अभी देखो स्टूडेंट, टू प्रूव भी कैसे लिखना है, देन के बाद में स्टेटमेंट में क्या दिया है, देखो देन द लाइन, देन द लाइन, द लाइन यानी आपने कौन सी कंसिडर की, आपने लाइन L कंसिडर की। ठीक है, देन द लाइन यानी कि लाइन L डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, द साइड्स, यानी हम किसके बारे में, रिमेनिंग साइड्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि लाइन L ये जो साइड से AB और AC को डिवाइड करती है बोले इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है बोले। अभी देखो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंपली मतलब होता है दो रेशो इक्वल होते हैं। इफ टू रेशोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। क्लियर, दो रेशो इक्वल यानी प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ पे कौन से रेशो आपको फिर लिखना है, उन्होंने क्या बोले, लाइन L डिवाइड करती है बोले, देखो AB और AC को कहाँ कहाँ डिवाइड करती है, देखो AB को डिवाइड करती है AD और DB, दो पार्ट बनाए। ठीक है, तो एक पार्ट है AD और दूसरा पार्ट है DB, बराबर। अभी यही लाइन L जो है
वो AC को AE और EC में डिवाइड करती है, ठीक है, AE और EC। तो उन्होंने बोले कि ये जो लाइन यल है AP और AC को डिवाइड करती है, बोले कैसे डिवाइड करते हैं, इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सीधा सिंपली मतलब होता है रेशो इक्वल होना, यानी कि ये जो दो पार्ट है AD और DB और AE और EC, इनका रेशो यानी डिवीजन प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वल है। बस सिंपली दिस इज योर टू प्रूव, ये आपका है टू प्रूव, ये आपको आंसर लाना है। फिर से बताओ, लाइन यल ने डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया, AD और DB दो पार्ट बने, इधर से AE और EC दो पार्ट्स बने, ये पार्ट्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि इनका रेशो इक्वल होता है। बस ये हो गया मीनिंग स्टेटमेंट का, उससे हो गए डायग्राम, उससे सिंपल तरीके से गिवन और टू प्रूव कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, ये तरीका आप किसी भी थ्योरम के साथ यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और आसानी से मैंने कैसे थ्योरम प्रेजेंट करना है वो लिखा। ऑलमोस्ट 60% पार्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो, और रिमेनिंग थोड़ा सा 40% आप प्रैक्टिस से ये वीडियो देखने के बाद आपको आ जाएगा। तो कभी भूलना नहीं है, ऑलवेज रोटिंग नहीं करनी है, अच्छे से समझना है आपको थ्योरम, देन यू विल बी एबल टू राइट थ्योरम्स वेरी इजीली। अभी इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है आपकी प्रूफ। प्रूफ नाम की नेक्स्ट स्टेप होती है, इसमें आपको ये आंसर क्यों आया उसका रीजन लिखना होता है, इसीलिए इससे प्रूफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ थ्योरम प्रूफ करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये जो डायग्राम है उसमें कुछ चेंजेस करना ज़रूरी पड़ सकता है, अगर ज़रूरी है तो। और अगर वो ज़रूरी है कुछ चेंजेस डायग्राम में, तो वो चेंजेस आपको प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन नाम के स्टेप में आपको लिखना होता है। तो मैं प्रूफ के पहले जो स्टेप लिखने जा रहा हूँ, वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमें ये आंसर लाना है, ये दो रेशो इक्वल क्यों है वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहा हूँ कि AD और DB, देखो AD और DB दो साइड से, और कौन से दो ट्राइंगल के साइड से वो ट्राइंगल मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ। मैंने प्रॉपर्टी जो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाई कि जिन ट्राइंगल के बेसेस इक्वल होते हैं या फिर हाइट्स इक्वल होते हैं, उनके एरिया के रेशो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। किसी ने आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर वापस इस वीडियो पे आइएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राइंगल के एरिया के रेशोज की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये प्रूव करने के लिए। तो देखो AD और DB, तो AD कौन से ट्राइंगल की साइड है, देखो ADE, ये ट्राइंगल आप कंसिडर कर सकते हो। DB कौन से ट्राइंगल की है, अभी देखो आप DB अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये चार साइड दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ट्राइंगल की साइड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, DB ट्राइंगल की साइड बनने के लिए मुझे ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज यूज़ करना है, तो ट्राइंगल्स रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन करूँगा कि DB साइड किसी ट्राइंगल की साइड बनेगी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, ये BE ज्वाइन करता हूँ। देखो मैंने क्या ज्वाइन किया, BE। देखो अभी BDE ट्राइंगल की साइड बन गई। देखो तो ये कंस्ट्रक्शन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो BD है वो इस BDE ट्राइंगल की साइड बन जाएगी, और दूसरा BD और AD एक सेम लाइन पे होने की वजह से और वर्टेक्स E कॉमन होने की वजह से ऊपर का ट्राइंगल और ये जो नीचे का छोटा ट्राइंगल है वो सेम हाइट वाले ट्राइंगल आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्यों किया ये जब आपको समझेगा तो आप आगे आने वाले थ्योरम्स में आपको जब भी थ्योरम प्रेजेंट करना है तो यू विल बी एबल टू राइट और प्रेजेंट थ्योरम वेरी इजीली, ठीक है। इसलिए क्यों किया वो सबसे पहले समझ लो। मैंने ज्वाइन किया, मैंने क्या ज्वाइन किया, मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट BE, तो वो भी आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट BE।
मैंने बी ई सेगमेंट ड्रॉ किया। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने ये किसके लिए किया, ए डी और डी बी रेशियो के लिए किया। अभी वही मुझे ए ई और ई सी के लिए भी करना है। देखो स्टूडेंट्स, इधर से ए डी ई ट्राइंगल की साइड है, ई सी भी इस ट्राइंगल की बन रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स उनमें वर्टेक्स कॉमन चाहिए, क्योंकि मुझे कॉमन हाइट्स वाले ट्राइंगल चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये डी सी ज्वाइन करता हूँ। जैसे मैंने इधर से बी ज्वाइन किया है, वैसे मैं इधर से डी सी ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये ए डी ई की साइड बनेगी और इधर से ए सी डी ई सी की साइड बनेगी। उनमें डी वर्टेक्स कॉमन है और इनकी साइड्स अगर एक लाइन पे, तो जिनमें साइड्स बेसेस एक लाइन पे होते हैं और जो अदर वर्टेक्स कॉमन होता है, तो वो कॉमन हाइट्स वाले ट्राइंगल बनते हैं और आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जैसे मैंने सेगमेंट बी ई ड्रॉ किया, वैसे मुझे लिखना है ड्रॉ सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट डी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, कैसे लिखना है, वो भी आपको एक्सप्लेन किया। अभी आपको करना है प्रूफ। क्या प्रूव करना है आपको कि ये दो रेशो इक्वल क्यों है। तो अभी कंस्ट्रक्शन में तो मैंने आपको बताया कि ए डी और डी बी हमें पहले रेशो में लाना है। ठीक है, ए डी और डी बी, उसके बाद मुझे ए और ई सी लाना है और वो दो रेशो इक्वल बताना है, मुझे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए डी और डी बी। देखो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज पढ़े एरिया ऑफ ट्राइंगल के। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, ए डी ई, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डी ई बराबर, उसकी साइड है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्लियर। उसके डिवाइड में डी बी। अभी डी बी किसकी साइड है, कॉमन वर्टेक्स चाहिए हम यहाँ एक लाइन पे। ठीक है, डी बी किसकी है, देखो बी डी ई, इस ट्राइंगल का कंसीडर करो, क्योंकि इन दोनों में ई वर्टेक्स कॉमन आएगा। तो नीचे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अच्छे से फिगर में ऑब्जर्व करो, क्योंकि फिगर में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ए डी ई और बी डी ई, ए डी ई, ठीक है। तो मैं इसकी ये हाइट कंसीडर कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बेस ए डी ले रहे हो तो हाइट आप ये ई एफ कंसीडर कर सकते हो। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हाइट निकाली है, आपको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे देखो आप बी डी ई, इस ट्राइंगल को आप अगर ऐसे देखोगे, आपके पास जब नोटबुक पे लिखोगे तो आप थोड़ा सा उसे रोटेट करके देखो, तो उसकी हाइट भी आपको डी ई एफ ही मिलेगी। किसकी, ट्राइंगल बी डी ई की, जब आप उसको बी डी बेस कंसिडर करोगे। तो देखो ए डी पे परपेंडिकुलर ई एफ है, तो उसकी हाइट ई एफ हो गई। अभी बी डी पे भी परपेंडिकुलर ई एफ है एक्सटेंडेड पे, तो उसकी हाइट भी वही है। यानी कि जो दो ट्राइंगल्स है वो कॉमन हाइट्स वाले, इक्वल हाइट्स वाले। और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में लास्ट एपिसोड में, जिन ट्राइंगल की हाइट्स इक्वल होती है उनके एरिया का रेशो उनके बेसिस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो फिर इनके बेसिस कौन है, ए डी और इधर से डी बी। तो सिंपली ये हो गया ए डी और डी बी। तो इनका रीजन आपको लिखना है कि ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ठीक है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कि ट्राइंगल की हाइट्स अगर इक्वल होती है तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेसिस के बराबर होता है, बल्कि हमने इन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के बराबर लिया। ठीक है, तो ये हो गया ए डी अपॉन डी बी। अभी ऐसे ही मुझे लिखना है, क्या लिखना है मुझे, ए और ई सी। ए और ई सी रेशियो कैसे, अभी मैं ये रब कर देता हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला था मैंने, खाली आपको प्रूफ में लिखना जरूरी नहीं। अभी देखो ए और ई सी, देखो स्टूडेंट्स, इधर से ए बेस है, तो उस पर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, डी एफ इस तरह से। देखो ए अगर आप बेस ले रहे हो तो उस पर हाइट डी एफ लेनी होगी आपको ऊपर के ट्राइंगल में, ए डी ई में। अभी देखो उसके नीचे ई सी भी, अगर आप ट्राइंगल का बेस अगर कंसिडर कर रहे हो ई सी, ठीक है, तो उस पर भी डी एफ ही आपको परपेंडिकुलर मिलेगी। इस पे अगर आप एक्सटेंड करते हो, इधर से देखो आप थोड़ा सा आप रोटेट करके फिगर देख लो नोटबुक पे, तो आपको समझ में आएगा कि डी एफ
ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का DEC दोनों की कॉमन हाइट है, सेम हाइट है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स देखो ADE ट्रायंगल का बेस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैं वहां पे ADE लिखूंगा। उसके नीचे CED ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, CED तो उसका बेस EC आएगा और हाइट वही सेम आएगी। तो नीचे लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक से फिगर में ऑब्जर्व करो, ये दोनों ट्रायंगल की डी जो हाइट है वो सेम हाइट आ रही है, कॉमन हाइट आ रही है। और जब दोनों ट्रायंगल्स के हाइट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके एरिया का रेशो AE/EC यानी उनके बेसिस के बराबर होता है। AE/EC सेम रीजन, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। क्लियर? अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों रेशो इक्वल बताने, ये दोनों, तो मैं इसे 1 इक्वेशन करता हूँ, इसे 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन करता हूँ। ये दोनों राइट साइड आपको इक्वेशन के इक्वल बताने हैं, और ये कब इक्वल होते हैं? जब लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो। क्लियर? अभी देखो, आपको ये दोनों इक्वल बताने, तो देखो ये दो इक्वल होने चाहिए, है तो क्यों है इक्वल, आपको रीजन लिखना होता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ADE है, ADE मैं थोड़ी देर के लिए ये रब कर दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका काम हो गया, ये एक्चुअल फिगर है हमारी। देखो ADE न्यूमरेटर सेम है दोनों का, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिर ये डिनोमिनेटर भी तो सेम ही होना चाहिए, तभी ये लेफ्ट साइड इक्वल आएंगे ना। और अगर लेफ्ट साइड इक्वल रहेंगे तभी तो राइट साइड हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वल हमें लाना है, इसका मतलब ये इक्वल आना ही चाहिए। इससे ही आपको समझ में आएगा कि ये दो ट्रायंगल्स भी 100% इक्वल है उनका एरिया। मुझे पता नहीं था एरिया इक्वल है, लेकिन मैंने स्टेप्स देख के, फिगर देख के मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये दो ट्रायंगल का एरिया क्यों इक्वल है। इसका मतलब थ्योरम लिखना बहुत ही इजी होता है, आप वहाँ पे ऑब्जर्व करके ही ढूंढ सकते हो आंसर्स। अभी मुझे यहाँ ये स्टेप्स देख के ही समझ में आया कि मुझे ये दो राइट साइड इक्वल बताने, इसका 100% मतलब है कि लेफ्ट साइड भी इक्वल आने चाहिए। और यहाँ पे न्यूमरेटर्स का तो सेम ही ट्रायंगल है, इसका मतलब डिनोमिनेटर्स भी सेम होने ही चाहिए, 100% सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब क्यों इक्वल है तो आप फिगर में देख लो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कौन से ट्रायंगल है। नाउ ट्रायंगल BDE और दूसरा है CED। ये दो ट्रायंगल्स, इनका एरिया कब इक्वल होता है? जब उनके बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं, तभी उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम फिगर में ऑब्जर्व करेंगे और उनका बेस और हाइट इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर बेस और हाइट इक्वल है तो एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हमारे लेफ्ट साइड इक्वल आ गया तो अपने आप राइट साइड और हमारा 2 प्रूव भी इक्वल आ जाएगा, है ना। बहुत आसान तरीका। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको बहुत डीप में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छे से समझ आपको आएगा तो आप आगे के थ्योरम और ये थ्योरम बहुत आसानी से कम टाइम में लिख पाओगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, अच्छे से समझ लो क्योंकि ये तरीका आपको बहुत काम में आने वाला है। देखो BDE और CED ऑब्जर्व करेंगे फिगर में। BDE ठीक है, और इधर से CED। तो देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में ये साइड कॉमन है, ये वाली बराबर है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, BDE ये वाला ट्रायंगल और इधर से CED ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये DE साइड सेम है, तो जो साइड सेम है उसको आप कॉमन बेस बोल के ले सकते हो। अभी बेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए हाइट, तो हाइट भी यहाँ पे देखेंगे। देखो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, जो गिवन में ये जो L साइड है वो साइड BC को पैरेलल है, और ये दो ट्रायंगल तो फिर ये पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस तो हमेशा इक्वल ही होता है ना स्टूडेंट्स। अगर आप इस ट्रायंगल के लिए हाइट यहाँ से निकाल रहे हो ऐसे, ठीक है बराबर, और इधर से इस ट्रायंगल के लिए हाइट निकाल रहे हो ऐसे, इस तरह से। अभी
ये दो ट्रायंगल्स की हाइट हो गई ये दो वाले ट्रायंगल्स की, ठीक है। लेकिन आप देखो कि ये हाइट और ये हाइट ये दोनों पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस है, तो पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस तो सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो ट्रायंगल्स है इनका बेस तो डी यहाँ पे हमें कॉमन दिख ही रहा है और दोनों पैरेलल लाइन में इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब दोनों की हाइट भी सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स दो कंसीडर किया हमने डी ई उनमें कॉमन बेस है। ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी हैव कॉमन बेस यानी कि इक्वल। कॉमन बेस कौन सा है? बेस डी ई बराबर, ठीक है। एंड दे lie between parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन से पैरेलल लाइन है? लाइन यल एंड साइड बी सी, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी हैव कॉमन हाइट यानी इक्वल हाइट, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन में इंस्क्राइब्ड है, बस इतना लिख दो, यानी कि उनकी हाइट भी सेम है। और जब ट्रायंगल का बेस भी सेम होता है, ट्रायंगल की हाइट भी सेम होती है, तो उनका एरिया भी सेम होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के साथ, क्योंकि उनका एरिया उनका बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम। क्लियर? बस हो गया स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए था? ये लेफ्ट साइड हमें इक्वल बतानी थी, उसमें ये न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, अभी डिनोमिनेटर भी हमारे उस इक्वेशन से इक्वल हो गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड एंड नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, देखो न्यूमरेटर सेम है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन बता रहा है कि ये भी इक्वल है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये राइट साइड भी 100% इक्वल होनी चाहिए। बस हमें लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा हमें कि AD अपॉन DB, ये राइट साइड, इसकी भी राइट साइड AE अपॉन EC इसके साथ इक्वल है AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो आंसर हमें लाना था वो हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सबसे आसान तरीका कोई भी थ्योरम लिखने का। बार बार ये वीडियो देखो, फिर एक बार देख के आप ट्राई कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। आप ये आसान ट्रिक किसी भी थ्योरम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मीनिंग निकाल के डायग्राम निकालनी है आपको थ्योरम के लिए, उसके बाद इफ़ के बाद में का जो पार्ट होता है वो कंडीशनल पार्ट आपको गिवन में लिखना है। आपके ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इसे थोड़ा चेंज करके ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, खाली मीनिंग सही आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोर्ड पे लिखूँ वही आप लिखो सेम टू सेम, आप आपके ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ज़्यादातर सिम्बॉल्स यूज़ करने और आसान लैंग्वेज में वो जो इफ़ में के बाद में का पार्ट आपको लिखना है, और जो देन के बाद में का पार्ट होता है वो आपको लिखना होता है टू प्रूव में। रिजल्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन की अगर ज़रूरत है तो करो, नहीं ज़रूरत तो डायरेक्टली प्रूफ पे आओ। और प्रूफ भी आपको फिगर में देख के और थोड़े से पहले पढ़ाए वाले सर ने प्रॉपर्टीज़ अगर सुन लोगे अच्छे से तो आप कोई भी थ्योरम अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे एग्जाम में। जब अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी तब मैथ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहता, बहुत ही आसान और ईजी, दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will practice very well, and this is our basic proportionality theorem.